अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव शीट को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इस वर्कबुक के अंदर मौजूद कंटेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है एक्सेल फार्मूलाज और फंक्शंस को समझना। एक्सेल फार्मूलाज आपको डेटा मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। आप इस वर्कबुक के अंदर ये भी सीखेंगे कि किस तरह से फार्मूलाज एंड फंक्शंस का यूज़ करना चाहिए। एक्सेल फार्मूलाज और फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम इसके बेसिस पे ही डेटा एनालिसिस और डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं। फार्मूलाज का यूज़ करके हम किसी भी डेटा पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके अलावा भी हम फंक्शंस का यूज़ करके और भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर कई सारे फॉर्मूलाज पहले से ही प्री डिफाइन होते हैं, जिसका यूज़ करके आप एक समरी क्रिएट कर सकते हैं और डेटा में से इंसाइट्स निकाल सकते हैं। एक्सलाइड्स। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और किसी भी फॉर्मूला के जो बेसिक सिंटेक्स है उसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स से मेरा मतलब है किसी भी फॉर्मूला के स्ट्रक्चर या फिर बनावट को हम एक्सप्लोर करेंगे, जो एक्सेल के अंदर हर एक प्री डिफाइंड फंक्शन को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सिंटेक्स है। सबसे पहले आता है इसमें फॉर्मूला का नाम। फॉर्मूले के नाम के बाद हम ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं, जिसके बाद एक्सेल उस फॉर्मूला के अंदर मौजूद सारे आर्ग्यूमेंट्स को इंटेलिसेंस के अंदर शो करता है। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए सेल V18 जिसे अभी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, मैं उस सेल के अंदर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन दूंगा। जब भी आप किसी भी सेल के अंदर की शुरुआत इक्वल टू के साइन से करते हैं, तो एक्सेल तुरंत समझ जाता है कि आप उस सेल के अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद अपने फॉर्मूले का नाम टाइप करेंगे जो कि है वी लुकअप। और वी लुकअप टाइप करने के बाद अब मैं जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो एक्सेल वी लुकअप के अंदर मौजूद सारे पैरामीटर्स को शो करेगा। तो आप देख सकते हैं एक्सेल के अंदर टोटल 4 पैरामीटर्स हैं: लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो पहले 3 पैरामीटर्स हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर, ये तीनों ही पैरामीटर्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, लेकिन जो चौथा पैरामीटर है रेंज लुकअप, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है। तो इसका क्या मतलब है, चलिए इसे समझते हैं। जब भी आप किसी भी फॉर्मूले के अंदर किसी भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज देखें, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। यानी कि अगर आप उस पैरामीटर में कोई भी वैल्यू सप्लाई नहीं करते तो भी एक्सेल आपको एरर नहीं देगा, बल्कि आपका जो रिजल्ट है उसे कैलकुलेट करके देगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि किसी भी ऑप्शनल पैरामीटर्स की एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, जिससे एक्सेल तब यूज़ करता है जब हम उस पैरामीटर के अंदर अपने एंड से कोई वैल्यू को सप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर मैं किसी भी ऑप्शनल पैरामीटर में अपने एंड से एक वैल्यू को सप्लाई करूंगा, तो एक्सेल मेरे द्वारा सप्लाई की गई वैल्यू यूज़ करेगा रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, ना कि उस ऑप्शनल पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाती है। इसके अलावा जो एक बात नोटिस करने वाली है, एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूलेज हैं उनके अंदर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कॉमा की मदद से सेपरेट हुए हुए हैं। तो यहाँ पे कॉमा एक डेलिमीटर का काम करता है, जिससे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी भी फॉर्मूला के आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूला का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो किस तरह की वैल्यू को ले सकता है, यानी कि डेटा टाइप जो है उसको पहले से ही डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं सम फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्सेल मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि मैं सम के अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो सम का जो फंक्शन है इन 4 नंबर का जो टोटल है वो निकाल के दे देगा। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह ABC टाइप करूँ, जो कि एक टेक्स्ट डेटा टाइप है, और उसके बाद एंटर हिट करूँ, तो एक्सेल मुझे एरर देगा, क्योंकि सम के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो खाली न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट वैल्यू सप्लाई करने की कोशिश दी है, इसलिए एक्सेल ने हमें एरर
थ्रो किया है। तो याद रखिए जब भी आप किसी आर्ग्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं उसका डेटा टाइप है, यानी कि वो किस तरह का डेटा को एंटरटेन कर सकता है, ये पहले से ही डिफाइन होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आखिरकार हम एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूलेज़ हैं उनकी वैल्यू को किन-किन तरीकों से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है रेंज, यानी कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी एक सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर अगर हमने अपने वर्कबुक के अंदर नेम्ड रेंज डिफाइन की है तो हम आर्ग्यूमेंट्स के अंदर नेम्ड रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं हम उसको भी टाइप कर सकते हैं, यानी कि हम 1287 जैसे एक वैल्यू है उसको मैं डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ। अभी जब मैंने सम का आपको एग्जांपल दिया तो मैंने सारे वैल्यूज़ को हार्ड कोड किया, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको मैंने इनपुट किया है और एक्सेल ने फिर भी जो सम है वो मुझे निकाल के दिया। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं सम के अंदर सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करना चाहूँ इस तरीके से, तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, तब भी एक्सेल हमें जो सम है यानी कि जो फॉर्मूला की कैलकुलेशन है वो पूरी तरह करके दिखाएगा। आप किसी भी फॉर्मूला के आर्ग्यूमेंट के अंदर एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि जिस फॉर्मूले को आप आर्ग्यूमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट है वो उस आर्ग्यूमेंट के डेटा टाइप से मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से आप नेस्टेड फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफ़ी कॉमन है, और जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम नेस्टेड फॉर्मूलाज को भी काफ़ी यूज़ करेंगे। एक्सलाइट्स अब हम इस पिक्चर पे नज़र डालते हैं जहाँ पे सम फॉर्मूला यूज़ किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे सम फॉर्मूला का जो ब्रेकडाउन है वो भी हमने करा है। ये फॉर्मूला एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है जिस पे मल्टीपल वैल्यूज़ का सम निकाला जाता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने इक्वल का साइन यूज़ किया है। हर फॉर्मूला की शुरुआत इक्वल से होती है जो एक्सेल को बताता है कि ये एक कैलकुलेशन है। इक्वल के साइन के बाद हमने सम फंक्शन का जो नाम है वो एंटर किया है और पेरेंथेसिस को ओपन किया है, यानी कि ब्रैकेट को ओपन किया है, और फिर हमने एक कॉन्टिन्यूअस रेंज को रेफर किया है, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था हम किसी भी फॉर्मूला के आर्गुमेंट्स में एक रेंज को सिलेक्ट करके वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक सेल को रेफर करके वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं, या फिर कांस्टेंट वैल्यू टाइप करके अपने फॉर्मूला के अंदर उन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है सम का यानी नंबर 1, यहाँ पे हमने एक कॉन्टिन्यूअस रेंज का रेफरेंस दिया है जो कि है M4 से M9। इसका मतलब ये है M4 से लेके M9 तक जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जितने भी नंबर है एक्सेल उन सारे नंबर्स को ऐड करेगा। इसके बाद हमने कॉमा सेपरेटर यूज़ किया है जो कि एक आर्ग्यूमेंट सेपरेटर है। ये अलग-अलग वैल्यूज़ या सेल रेफरेंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमने एक सिंगल सेल की रेफरेंस दी है जो कि है N4। इसमें फॉर्मूला N4 सेल की वैल्यू को भी सम में इंक्लूड करेगा। और फाइनली यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल कैलकुलेशन है जिसमें L4 सेल की रेफरेंस है और इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है 1287। तो बेसिकली अब इसमें होगा क्या, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी अब हम उसको समझते हैं। एक्सेल पे जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा तो सबसे पहले M4 से लेके M9 तक जितने भी सेल्स हैं यानी कि M4, M5, M6, M7, M8 और M9 इन सारे सेल्स के अंदर जो नंबर्स है उनका टोटल कैलकुलेट होगा। उसके बाद एक्सेल N4 की वैल्यू को कंसीडर करेगा, यानी कि M4 से लेके M9 तक जो भी सम आता है उसके अंदर N4 की वैल्यू जो है उसको ऐड करेगा, और फाइनली एक्सेल L4 के अंदर 1287 को ऐड करेगा और उसके बाद जो टोटल हमने पहले 2 स्टेप में निकाला था उसमें इंक्लूड करेगा। इस तरह से एक्सेल फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दिखाएगा। एक्सलाइड्स अब हम देखेंगे एक्सेल में कांस्टेंट वैल्यूज कैसे हम फॉर्मूले के अंदर एंटर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सेल को रेफर किए। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूजफुल होता है जब हमें फिक्स्ड वैल्यू के साथ काम करना होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल में हमने सम फंक्शन यूज़ किया है जो एक्सेल के अंदर नंबर्स का सम निकालने का काम करता है। तो इस सम फंक्शन में हमने
4 कांस्टेंट वैल्यू सप्लाई की है, 1 कॉमा कॉमा अगेन यहाँ पे आर्गुमेंट सेपरेटर है 2 3 4। तो यहाँ पे ये 4 वैल्यूज हमने दी है जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली ये होगी, जब आप किसी भी फॉर्मूला के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर करते हैं तो आप उसको बिना डबल कोट्स के यानी कि डायरेक्टली एंटर करेंगे। अगर आप इन चारों वैल्यूज को जैसे कि 1 2 3 4 ये इन 4 वैल्यूज को आप डबल कोट्स के अंदर डालते हो सम फॉर्मूला में, तो होगा क्या कि एक्सेल इन चारों वैल्यूज को इम्प्लिसिट कन्वर्जन की मदद से नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाती है तो एक्सेल आपको सम दे देगा जो कि होगा 10, अदरवाइज आपको एरर देगा। इसी में मान लीजिए अगर मैं 1 की जगह डबल कोट्स में एंटर करता हूँ 1A, तो इस केस में जो हमारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन है वो फेल हो जाएगी और एक्सेल आपको एंड रिजल्ट जो होगा वो एक एरर होगा। तो एक्सेल में हम बिना किसी सेल के रेफरेंस के डायरेक्ट नंबर यूज कर सकते हैं और कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बस हमको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम फॉर्मूला के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज डालें उसको डबल कोट्स में नहीं डायरेक्टली एंटर करें। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जहां पे हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन की मदद ली है। कॉन्कैटिनेट फंक्शन की मदद से हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग वैल्यूज को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात जो है वो है, अगर आप टेक्स्ट को किसी भी फॉर्मूला के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट वैल्यू को यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर मेंशन करना है, अदरवाइज एक्सेल उसे एक नेम्ड रेंज की तरह ट्रीट करेगा। तो चलिए एक्सलाइड्स अब अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर की मदद से कैलकुलेशंस परफॉर्म की। हाँ जी हाँ, आप एक्सेल के अंदर बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए खाली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमने नंबर्स के साथ कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए हैं और उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेशन की है। इससे पहले एग्जांपल में हमने सम फॉर्मूला की मदद ली थी और चार नंबर 1 2 3 4 को ऐड किया था। उसकी जगह अगर मैं लिखता इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4, तो भी जो मेरा रिजल्ट है वो 10 आता, जैसे कि सम फंक्शन में आया था। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं एक्सेल के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, तो जो प्रायोरिटी है कि किस नंबर को पहले डिवाइड करें, किस नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करें या किस नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करें, ये जो प्रायोरिटी होती है ये बॉड मास रूल के हिसाब से चलती है और आपके जो इक्वेशन है वो उसी के हिसाब से कैलकुलेट होकर जो रिजल्ट होता है वो शो होता है। तो चलिए अब हम एक्सेल के अंदर टेक्स्ट जॉइन फंक्शन की मदद से समझते हैं कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज के अंदर सेल रेफरेंस कैसे यूज किया जाता है। हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का ब्रेकडाउन करेंगे और सेल रेफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें सेल रेफरेंस है वो है C8। ये एक रिलेटिव रेफरेंस है क्योंकि इस पे ना तो कॉलम लेटर C के आगे डॉलर साइन है ना रो नंबर 8 के आगे डॉलर साइन है। तो इसका मतलब है कि ये एक रिलेटिव रेफरेंस है। अगर हमने ये फॉर्मूला कॉपी या ड्रैग किया तो ये अपनी नई लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर फॉर्मूला को एक रो हमने नीचे कॉपी किया तो ये C8 से C9 हो जाएगा। इसके बाद हम जिस रेफरेंस के बारे में बात करते हैं वो है सेल E8। तो यहाँ पे हमने E के आगे डॉलर साइन यूज किया है और रो नंबर 8 के आगे डॉलर साइन यूज नहीं किया, तो इसको आप मिक्स्ड रेफरेंस कह सकते हैं जहाँ पे कॉलम एब्सोल्यूट है और रो रिलेटिव है। इसका मतलब है जो कॉलम ई है वो फिक्स रहेगा, पर जो रो नंबर है, रो नंबर E8 है जो, वो चेंज होगी जब भी हम फॉर्मूला को एक लोकेशन से कॉपी करके दूसरी लोकेशन में पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम सेल रेफरेंस देखेंगे L8 का। तो यहाँ पे अगेन जो कॉलम है यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो रहा है। जो कॉलम है उसके आगे हमने डॉलर साइन नहीं लगाया, लेकिन रो नंबर के आगे हमने डॉलर साइन लगाया है, यानी कि जो कॉलम है वो रिलेटिव है इस बार और जो रो है वो फिक्स है। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले को कॉपी करके किसी दूसरी लोकेशन में पेस्ट करते हैं तो इसके अंदर जो कॉलम लेटर है वो अपनी नई लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा।
चलिए फाइनली हम कॉन्टिन्यूअस रेंज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेल F9 से लेके L9 तक। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात जो है ये पूरी रेंज एब्सोल्यूट रेंज रेफरेंस का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेल रेफरेंस यानी F9 और L9 यहाँ पे कॉलम लेटर के आगे भी डॉलर साइन यूज़ किया गया है और रो नंबर के आगे भी डॉलर साइन यूज़ किया गया है।